हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिथिलपुर कहकर एक गांव में हेमंत अपनी बीवी करुणा और बूढ़ी माँ नीलांबरी संग रहता है। उन दोनों की हाल ही में शादी हुई होती है। हेमंत का गांव में एक ढाबा होता है जहां वो अंडा बिरयानी, अंडा चावल, ऑमलेट, अंडा भुर्जी और कई सारे अंडे से बने वाले पकवान बनाकर बेचा करता है। उसके घर के आंगन में हेमंत ने कई सारी मुर्गियां पाल रखी होती हैं, जिनकी वो काफी अच्छे से देखरेख करता है। माँ जी, ये हेमंत जी कहाँ चले गए? उन्हें मैंने अभी अभी नाश्ता परोसा है। करुणा बहू, हेमंत बाहर आंगन में अपनी मुर्गियों को उनका खाना दे रहा है। वो हर रोज खुद अन्न का निवाला खाने से पहले उन्हें खिलाता है। करुणा, मुर्गियों से ही तो हमें अंडे मिलते हैं और उनके अंडों से बने हुए पदार्थों से हमारा ढाबा चलता है, तो हमें उनकी देखरेख तो करनी चाहिए, है ना? उनकी देखरेख बहुत अच्छे से करनी चाहिए, क्यों माँ? बिल्कुल सही कहा हेमंत बेटा। सच में हेमंत जी, आप बहुत अच्छे इंसान हो। हेमंत के ढाबे पर सबसे ज्यादा अंडा चावल बिकता है। लोगों को उसके ढाबे का अंडा चावल पसंद आता है। ओए होए होए, क्या अंडा चावल है! आ हा 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 हा, मजा ही आ गया मुझे तो इसे खाकर। सच में ऐसा अंडा चावल मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। बहुत जायकेदार बना है ये। हेमंत का ढाबा इस अंडा चावल के लिए ही तो जाना जाता है। यहाँ के अंडे से बने पदार्थों को खाकर तो ऐसा लगता है कि और खाएं, मन ही नहीं भर पाता। इतने स्वादिष्ट और मजेदार पदार्थ हैं, और ये अंडा चावल, ओहो, ये तो इस ढाबे की जान है, जान। क्यों, सही कहा ना मैंने हेमंत भाई? जी, एकदम सही कहा आपने भाई। मेरे ढाबे का अंडा चावल खाने लोग दूर दूर से आते हैं, और सभी ग्राहकों का यही प्यार देखकर मुझे अपने काम को करना और अच्छा लगता है। अरे तुम्हारे ढाबे की बात ही गजब है, इसीलिए तुम्हारा ढाबा इतना मशहूर है। यूं ही तरक्की करते रहो मेरे भाई। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हेमंत के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन पड़ोस के गांव का एक चोर मिथिलपुर में आता है। तभी वो हेमंत के आंगन में ढेर सारी मुर्गियों को देखता है। अरे वाह, इतनी सारी मुर्गियां! इन्हें चुराकर मैं अपने गांव में जाकर दुगने दाम में बेचूंगा। चोर उन सभी मुर्गियों को रात के अंधेरे में मौका मिलते ही चोरी कर लेता है और ट्रक में भरकर चला जाता है। अगली सुबह जब हेमंत सारी मुर्गियों को गायब देखता है, तभी वो बहुत हैरान हो जाता है। ये क्या, मेरी सारी मुर्गियां कहाँ चली गई? कहीं कोई उन्हें चोरी कर कर तो नहीं ले गया होगा? हे भगवान, अब क्या होगा जी? हमारे ढाबे पर तो सभी अंडों के बने पदार्थ ही खाने आते हैं। अब मुर्गियों के बिना अंडे कहाँ से आएंगे? ये क्या हो गया? नहीं, मैं अपनी मुर्गियों को ढूंढ कर ही रहूंगा। जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हेमंत और करुणा दोनों मुर्गियों को पूरे गांव में ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें मुर्गियां कहीं नहीं मिलती, जिसके बाद हेमंत काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब उसे अपना ढाबा चलाने के लिए ना चाहते हुए भी अंडों को अंडे वाले से खरीद कर इस्तेमाल करना पड़ता है। एक अंडा 5 रुपए का हो चुका है। अंडों को खरीद कर मुझे काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन अब क्या करूं? ढाबा बंद करने की जगह थोड़ा बहुत नुकसान झेल लूं, वही सही रहेगा। जी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन जब हेमंत ढाबे से लौटकर घर आ रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक साधु बाबा दिखाई देते हैं, जो रास्ता पार करने वाले होते हैं, और सामने से एक ट्रक तेजी से आ रहा होता है। साधु बाबा का एक्सीडेंट हो उससे पहले हेमंत वहां पहुंचकर साधु बाबा को साइड में कर लेता है और उनकी जान बचा लेता है। धन्यवाद बेटा, आज अगर तुम नहीं होते तो अब तक मेरे प्राण जा चुके होते। अरे कोई बात नहीं साधु बाबा, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे माथे की शिकन ये दर्शा रही है कि तुम ठीक नहीं हो। कहो बेटा, क्या पीड़ा है? क्या पता मैं तुम्हारी किसी तरह से मदद कर पाऊं? वो बाबा, दरअसल। हेमंत साधु बाबा को सारी बात बताता है, जिसके बाद वो उसे एक नक्शा देते हैं। बाबा, ये नक्शा किस जगह का है? ये नक्शा एक गुफा का है। ऐसी गुफा जिसमें जाकर तुम्हें जो चाहिए तुम वो मांग सकते हो, और वो चीज तुम्हें मिल जाएगी। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? क्या ये सच है? हाँ बेटा, ये सच है।
वो जादुई गुफा है जो ईमानदार और नेक दिल इंसानों के अवश्य मदद करती है। ठीक है बाबा, मेरी इतनी बड़ी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष्मान भव बेटा। हेमंत वो नक्शा लेकर उस गुफा की ओर निकल पड़ता है। शाम होते होते ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और हेमंत कांपने लगता है। वो गुफा में जाकर मुर्गियां मांगता है, लेकिन तभी वहां पर एक ही मुर्गी प्रकट होती है। ये क्या? एक मुर्गी से क्या होगा? मैंने तो कई सारी मुर्गियां मांगी हैं जादुई गुफा। हाँ हेमंत, ये एक मुर्गी कई मुर्गियों के समान ही है। ये कोई साधारण मुर्गी नहीं, बल्कि एक जादुई मुर्गी है और ये एक दिन में अनगिनत अंडे देती है। तुम्हें इससे जितने अंडे चाहिए ये उतने अंडे दे देगी। क्या? अरे वाह, ये तो गजब ही हो जाएगा फिर तो। धन्यवाद जादुई गुफा, धन्यवाद। अब हेमंत उस जादुई मुर्गी को अपने घर ले जाता है और उसमें से वाकई में अनगिनत अंडे निकलते हैं, जिन्हें देख हेमंत, करुणा और नीलांबरी तीनों के तीनों चकित रह जाते हैं। वाह वाह, ये तो बड़ी कमाल की जादुई मुर्गी है। ये जादुई मुर्गी भी आपको आपके अच्छे कर्मों के कारण ही मिली है हेमंत जी। हाँ हेमंत बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। उस जादुई गुफा में केवल अच्छे लोगों की ही इच्छा पूरी होती है। अब इस जादुई मुर्गी के आने से मेरे ढाबे में फिर से रौनक छा जाएगी और फिर से मैं अच्छे खासे पैसे कमा पाऊंगा और अब मुझे कोई नुकसान भी नहीं होगा। हाँ हेमंत जी, मैंने कहा था ना आपसे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ करुणा। हेमंत अब उस जादुई मुर्गी के जरिए फिर से रोजाना अपने ढाबे पर अंडा, चावल और अन्य पदार्थ बनाकर बेचने लगता है और फिर से उसे अच्छा खासा मुनाफा होने लगता है। फिर एक दिन जब वो चोर उस गांव में फिर से आता है, तभी वो हेमंत के घर के बाहर से झांककर उसके घर में उस जादुई मुर्गी को देखता है और जादुई मुर्गी को लगातार ढेर सारे अंडे देते देख उस चोर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ओ तेरी, इसका मतलब ये एक जादुई मुर्गी है। इस मुर्गी को अगर मैंने चुरा लिया तो फिर तो मैं अंडों को बेच बेच कर करोड़पति बन जाऊंगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मैं इस जादुई मुर्गी को चुरा कर ही रहूंगा। वो चोर घर खाली होते ही वहां जाता है और जादुई मुर्गी को चुराने के लिए उसके पास आता है। तभी अचानक से उस पर से पिंजरा गिरता है और चोर उस पिंजरे में कैद हो जाता है। तभी वो जादुई मुर्गी गुस्से से कहती है, तुझे क्या लगा मूर्ख चोर? तू चुपचाप मुझे चोरी करेगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। मैं कोई मामूली मुर्गी नहीं, एक जादुई मुर्गी हूँ, समझा तू? मुझे माफ कर दो जादुई मुर्गी। मुझे माफ कर दो। मुझसे भूल हो गई। मैं आइंदा से चोरी नहीं करूंगा। नहीं, तुम्हें मैं तभी छोड़ूंगी जब तुम हेमंत और उसके परिवार के सामने अपना गुनाह कबूल करोगे कि तुमने ही उसकी सारी मुर्गियां चुराई थी। ठीक है जादुई मुर्गी, मैं अपना गुनाह कबूल करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे इस पिंजरे से आजाद कर दो। लेकिन चोर जब अपने गुनाह को कबूल करता है तब हेमंत उसे खूब मारता है और फिर पुलिस के हवाले कर देता है। जादुई मुर्गी के पिंजरे से आज़ाद होकर वो चोर अब जेल में कैद हो जाता है, जिसके बाद हेमंत उस जादुई मुर्गी के अंडे के जरिए अपना ढाबा चलाता है और बहुत नाम कमाता है। रौनकपुर कहकरे गांव में शिवांगी अपने बूढ़े पिता जगमोहन के साथ रहती है। शिवांगी का इस दुनिया में अपने पिताजी के अलावा और कोई नहीं होता। शिवांगी भगवान शिव की परम भक्त होती है और वो हर सोमवार को सुबह सवेरे जल्दी उठकर शिव मंदिर जाकर उनकी पूजा आराधना कर उन्हें दूध अभिषेक करती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे शिवजी, कुछ ही महीनों बाद मेरी शादी होने वाली है। इतने लंबे इंतज़ार के बाद मुझे मयंक जैसा एक अच्छा वर मिल रहा है, जिसके साथ मैं अपने आगे के जीवन को बिताना चाहती हूँ। बस आपसे यही मांगना चाहती हूँ कि मेरी शादी में कोई विलम्ब ना आए और सब कुछ अच्छे से हो जाए। शिवांगी मंदिर में घंटों तक बैठकर शिव जी से बातें किया करती है। सुबह से दोपहर हो जाती है, मंदिर का परिसर खाली हो जाता है, तब भी शिवांगी वहां से नहीं जाती। एक दोपहर, अरे शिवांगी बिटिया, तुम अभी तक यहाँ पर हो? हाँ पिताजी,
आपकी सेहत और लंबी उम्र की कामना कर रही हूँ, ताकि मेरे विदा होने के बाद आप सही सलामत रह सको। और देखना, मेरे शिवजी ना आपको किसी भी तरह की पीड़ा नहीं होने देंगे। वो बहुत भोले हैं और परोपकारी हैं, इसीलिए तो उन्हें भोलेनाथ कहते हैं। हाँ बिटिया, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। हर हर महादेव। हर हर महादेव। वैसे पिताजी, आज आप इतनी तेज दोपहरी में यहाँ क्यों आए, और आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ लाडो, तू कहीं नहीं मिली तो अपने शिव जी के पास ही मिलेगी। और आज हमें बाजार जाकर तेरी शादी की बची हुई खरीदारी करनी है ना। पिछले महीने पूजा भंडार से मेरी अच्छी कमाई हुई है। बचत किए हुए पैसों से और पूजा भंडार से कमाए गए पैसों से आज हम खरीदारी कर पाएंगे। ठीक है पिताजी। जगमोहन का गांव में एक पूजा भंडार होता है, जहां वो सारी पूजा सामग्री बेचा करता है। वो अपनी बेटी के विवाह के लिए पाई पाई करके पैसे जोड़ता है, और उसने अपनी बेटी को ये दिन दिखाने के लिए काफी सारे संघर्षों को पार किया होता है। शिवांगी की शादी गांव के एक अच्छे घराने वाले लड़के मयंक के साथ तय हुई होती है। शादी के 15 दिनों पहले अचानक से जगमोहन के सीने में दर्द जाग उठता है, और शिवांगी उसे फौरन शहर के अस्पताल में ले जाती है। डॉक्टर, क्या हुआ? कैसे हैं मेरे पिताजी? कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना? देखिए, आपके पिताजी को ये स्ट्रेस के कारण हुआ है, लेकिन इन्हें कभी भी कुछ भी होने की संभावना है, क्योंकि पहले भी इन्हें दिल की बीमारी रह चुकी है। उसका इलाज कराने के बाद भी वो ठीक नहीं हुए थे पूरी तरह। तो अब आप इनके खाने पीने का ख्याल रखा कीजिएगा और इन्हें टेंशन से दूर रखिए। ठीक है डॉक्टर, धन्यवाद। घर जाने के बाद, पिताजी, आपने किस बात की चिंता की इतनी? क्या परेशानी है आपको? किसी बात की चिंता नहीं, नहीं बिटिया रानी, बस जल्दी से तेरा कन्यादान कर दूं, फिर मुझे कुछ भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे जाने से पहले अपनी लाडो रानी की शादी होते हुए देखनी है। कैसी बातें कर रहे हैं आप पिताजी? जरूर देखेंगे आप मुझे विदा होते हुए। ये भी कोई बात हुई? हाँ, देखना, आप ना शादी में सबसे ज्यादा नाचेंगे। शिवजी है ना, वो सब संभाल लेंगे। हाँ शिवांगी बिटिया। शिवांगी और मयंक दोनों ही अपनी शादी के लिए बड़े उत्सुक होते हैं। शादी के पहले मयंक शिवांगी से मिलकर उससे कहता है, शिवांगी, जगमोहन काका शादी के बाद अकेले कैसे रहेंगे? अभी उन्हें ये हुआ है, कल को भगवान न करे फिर से कुछ हो गया तो वो अकेले क्या करेंगे, किससे कहेंगे? हाँ मयंक, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शादी के बाद वो हमारे घर में ही रहेंगे। माँ और पापा को इससे कोई दिक्कत नहीं है। उन दोनों से इस विषय पर मैंने बात कर ली है। मयंक, तुम सच में बहुत नेक दिल और अच्छे इंसान हो, और मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो मुझे तुम जैसा होने वाला पति और ससुराल वाले मिले। काकी काका ने तो पिताजी से दहेज भी नहीं लिया, और तो और शादी का आधे से ज्यादा खर्चा वो लोग ही उठा रहे हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ सच में। ये सब मत कहो, हमारा रिश्ता तो स्वयं देवों के देव महादेव ने लिखा है, और हमारा साथ आना भी उन्हीं के कारण हुआ है। हाँ मयंक, सो तो है। जब शिवांगी मयंक से मिलने गई होती है, उस दौरान जगमोहन को अचानक से हार्ट अटैक आता है, और वो घर पर ही अपना दम तोड़ देता है और उसका देहांत हो जाता है। जैसे ही शिवांगी घर पहुंचती है, वो अपने पिताजी को मृत देखती है। ये देख एक पल में ही शिवांगी की दुनिया इधर से उधर हो जाती है। पिताजी, ये नहीं हो सकता। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पिताजी, उठिए ना पिताजी। थोड़ी देर बाद मयंक और उसके माता पिता भी वहां आ जाते हैं, और सूर्यास्त होने से पहले जगमोहन का अंतिम संस्कार किया जाता है। पिताजी के जाने के बाद शिवांगी पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका इस दुनिया में अपने पिताजी के अलावा और कोई था भी नहीं, और इकलौते वो भी अब जा चुके थे। मयंक और उसके माता पिता शिवांगी को सांत्वना देते हैं। शिवांगी बेटा, बस बस बेटा, अब होनी को कौन टाल सकता है भला। यूं रोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो बेटा, कुछ खा लो, तुमने पिछले 24 घंटे से कुछ भी नहीं खाया। शिवांगी, शिवांगी खा लो कुछ, तुम बीमार पड़ जाओगी। उन लोगों के कहने पर शिवांगी अन्न के 2 निवाले खाती है। 3 दिन बाद
शिवांगी, अब मयंक, तुम दोनों की शादी का दिन है कल। ये रहे तुम दोनों के कपड़े। शिवांगी बेटा, तुम इस शादी से खुश तो हो ना? खुश तो हूँ काका जी, लेकिन मेरे पिताजी की ख्वाहिश थी कि वो जाने से पहले मेरा कन्यादान कर दे, लेकिन वो नहीं कर पाए। उसी बात का बहुत दुख हो रहा है मुझे। वो तुम्हें ऊपर से देख रहे होंगे, उन्हें गए अभी तक ठीक से 1 महीना भी नहीं हुआ है और हम शादी करा रहे हैं। लेकिन हम भी क्या करें बेटा, पंडित जी ने तो पहले ही कहा है कि कल के बाद शुभ मुहूर्त सीधा 1 साल बाद है। शिवांगी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारी बहू नहीं बनने जा रही हो, तुम तो हमारी बेटी ही हो, और अपनी बेटी को हम किसी चीज की कमी खलने नहीं देंगे। धन्यवाद काका जी। दिल में कई सारी दर्द भरी यादें सजोकर शिवांगी अपने शादी का जोड़ा पहन लेती है और वो शादी के मंडप में पहुंचती है। तभी पंडित जी कहते हैं, कन्यादान के लिए अपने पिताश्री को बुलाओ बिटिया। वो दरअसल पंडित जी, मेरे पिताजी नहीं है इस दुनिया में, उनकी हाल ही में। तभी अचानक से हवाएं तेज चलने लगती हैं और हर तरफ धुआं धुआं छा जाता है। और तभी कुछ क्षण बाद सभी देखते हैं कि वहां पर स्वयं शिव जी प्रकट होते हैं। शिव जी को देख सबके होश उड़ जाते हैं। शिव जी आप, ये तो चमत्कार हो गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आप यहाँ कैसे? अपनी बेटी के कन्यादान के लिए एक पिता को आना ही पड़ा शिवांगी। मैं जानता हूं जगमोहन के जाने से तुम बहुत टूट चुकी हो, लेकिन बेटी, जगमोहन का इस संसार से केवल देह खत्म हुआ है, लेकिन उसकी आत्मा आज भी इस संसार में है। वो यही है, तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है, और मेरे होते हुए तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा हर क्षण तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा बेटी। धन्यवाद शिव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। और इस प्रकार शिव जी अपनी बेटी शिवांगी का कन्यादान करते हैं और उसे आशीर्वाद देकर वहां से अदृश्य हो जाते हैं। यह अलौकिक दृश्य देख सभी चकित रह जाते हैं। शिवांगी को अपनी भक्ति का फल आखिरकार मिल ही जाता है और वो अपने पति और ससुराल वालों संग खुशी से जीवन बिताने लगती है। संदीप अपनी बीवी गायत्री के साथ रहता है। दोनों एक बहुत ही पुराने और पिछड़े हुए गांव में रहते हैं, जहां वो अपना ढाबा चलाते हैं। लेकिन उनके ढाबे में बहुत कम लोग आया करते हैं, जिस कारण उन्हें बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। गायत्री, पहले तो भी हमारे ढाबे पर थोड़े बहुत ग्राहक आया करते थे खाना खाने के लिए, लेकिन पिछले 1 महीने से हालत बद से बदतर हो चुके हैं। अब तो हमारे ढाबे पर कोई भी खाना खाने नहीं आ रहा है। हम क्या करें अब गायत्री? संदीप जी, हमारे गांव में पहले ही से कम लोग रहते हैं और अभी गांव में कोई बदलाव ना होने के कारण सभी इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं। इसीलिए अभी हमारे ढाबे पर कोई नहीं आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम क्या करेंगे गायत्री? जी, मैं तो कहती हूँ कि हमें भी ये गांव छोड़कर जाना चाहिए और किसी दूसरे गांव में जाकर अपना ढाबा खोलना चाहिए। अब यहाँ रहकर हमारा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ गायत्री, मुझे भी यही लग रहा है। इक्का दुक्का लोग ही रह गए हैं इस गांव में। यहाँ तो कोई प्रगति होने से रही। चलो आज ही निकलते हैं यहाँ से। रात में 7 बजे की बस आती है बस स्टैंड पर लोहारपुर जाने को। हाँ, तो हमारे पड़ोस का गांव है वो, वहीं जाएंगे अब हम। ठीक है संदीप जी। संदीप और गायत्री दोनों गांव छोड़कर जाने का फैसला लेते हैं। रात में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो दोनों उस कड़कड़ाती हुई ठंड में बस में सवार होकर पड़ोसी गांव लोहारपुर जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जैसे ही वो लोहारपुर में उतरते हैं, वहां की तपती गर्मी देख वो हैरान रह जाते हैं। ये क्या, ठंड के महीनों में इतनी तड़कती भड़कती गर्मी, ये कैसे हो सकता है जी? हाँ गायत्री, अब बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है। इस गांव में तो कुछ ज्यादा ही भयंकर गर्मी है। इतनी गर्मी तो हमारे गांव में गर्मी के मौसम में भी नहीं पड़ती थी। चलिए, अब इस गांव में आ ही गए हैं तो अब यहीं पर रुकते हैं। लेकिन गायत्री, जैसे लोग ठंड के मौसम में ठंड के कारण बाहर नहीं निकलते हैं, वैसे ही गर्मी में गर्मी के कारण भी नहीं निकल पाएंगे। इस रेगिस्तान जैसे गांव में हम दोनों अपना ढाबा खोलने जा रहे हैं। क्या ये सही फैसला है? कहीं हमें बाद में पछताना न पड़ जाए।
जी हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तभी वहां उन दोनों के सामने एक साधु बाबा आते हैं जो काफी ज्यादा भूखे होते हैं। बेटा, बेटी, इस भूखे साधु की भूख मिटा दो। कुछ खाने को होगा तो दे दो। बाबा, हमारे पास तो केवल प्याज की चटनी और 2 रोटियां हैं। आधा खाना हमने सफर के दौरान ही खत्म कर दिया था। ये लीजिए, आप ये खाइए, बहुत स्वादिष्ट बना है। हाँ बाबा। ठीक है बच्चों, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। साधु बाबा वो खाना खाते हैं और फिर उन दोनों के सामने अपने जादू से एक विशाल जादुई बर्फ की सिल्ली प्रकट करते हैं। ये देख संदीप और गायत्री दोनों चौंक जाते हैं। ये विशाल बर्फ की सिल्ली अपने आप जादू से? इसका मतलब ये है कि आपके पास जादुई शक्तियां हैं। हाँ बच्चों, मेरे पास दिव्य तिलस्मी जादुई शक्तियां हैं। मैं तो केवल तुम दोनों के मन को जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम दोनों तो वाकई में बहुत नेक दिल और अच्छे स्वभाव के निकले। धन्यवाद बाबा। ये है एक जादुई बर्फ की सिल्ली। ये बात बहुत समय पहले की है, जब इस गांव में एक बुरा तांत्रिक रहता था जो लोगों की बलि चढ़ाता था अमर होने के लिए। लेकिन एक दिन राजा ने उससे इस गांव से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद उसने श्राप दे दिया कि इस गांव में कभी कोई अमीर नहीं बनेगा और इस गांव में हमेशा जान लेने वाली गर्मी ही रहेगी। इसीलिए इस गांव में तुम अपना बर्फ का ढाबा खोलना, फिर देखना सब कुछ कैसे ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये जादुई बर्फ कभी नहीं पिघलने वाली है। हाँ बाबा, बर्फ के ढाबे में यहाँ इस गांव के लोग आकर सुकून से ठंड में खाना भी खाएंगे। बाबा, आपने हमारी बहुत बड़ी मदद कर दी है। आपका सच में तहे दिल से धन्यवाद बाबा। हाँ बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधु बाबा उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं और वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद संदीप और गायत्री दोनों उस जादुई बर्फ की सिल्ली से अपना एक बड़ा बर्फ का ढाबा खोलते हैं। ठंडे ठंडे बर्फ के ढाबे में गांव के सभी लोग खाना खाने आने लगते हैं। अरे वाह वाह, क्या कमाल का खाना है इस बर्फ के ढाबे का। अजीब बात है, ये बर्फ का ढाबा कभी पिघलता क्यों नहीं है? हाँ, और वैसे हम सभी गांव वासियों के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे गांव में अब एक बर्फ का ढाबा बन चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी ये सवाल मेरे मन में भी आया है कि ये ढाबा कभी पिघलता क्यों नहीं। वो तो एक राज है भाई साहब। हाँ, आप आम खाइए, गुठलियां क्यों गिन रहे हैं? हाँ भाई साहब, आप बाहर की जानलेवा गर्मी से बचकर इस ठंडे बर्फ के ढाबे में खाना खाने का आनंद लीजिए ना। ये लीजिए आपके छोले कुलचे और लस्सी, और आपके भोपाली पोहे और अदरक वाली चाय। धन्यवाद बहन जी। वैसे आप दोनों ने सही कहा, हमें क्या करना है जानकर हमें गर्मी में ठंड के मजे लेने का मौका मिल रहा है, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। हाँ यार भाई, ये बात तूने एकदम सही कही। अच्छा गायत्री बहन, मुझे ना एक मस्त आलू पराठा बना दो, वो भी मक्खन मारकर। मेरा एक दोस्त कह रहा था कि आपके ढाबे में तरह तरह के पराठे बनते हैं और उसमें से आलू का पराठा बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। जी जी भाई साहब, अभी दे देती हूँ बनाकर। आपका और आपके दोस्त का बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप और गायत्री दोनों का बर्फ का ढाबा पूरे गांव में काफ़ी मशहूर हो जाता है और सभी उनके ढाबे के खाने के दीवाने हो जाते हैं। गर्मी में ठंडे बर्फ ढाबे में खाना खाने के लिए ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाती है और अब गायत्री और संदीप दुगना तिगुना पैसा कमाने लगते हैं। देखा गायत्री, कैसे हमारी किस्मत बदली है। कहाँ हम कुछ भी नहीं कमाते थे, आज कितना कमा रहे हैं। बस बस, अब ज़्यादा नज़र मत लगाइए जी। थू 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 थू। ये सब हमारी मेहनत का फल है, और ख़ासकर आपकी। संदीप जी, आप सच में बहुत मेहनती और होनहार हैं। आपकी मेहनत ही रंग लाई है और मैं बहुत खुश हूँ ये सब देखकर। हाँ गायत्री, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो मैं ये सब कभी हासिल नहीं कर पाता। इसलिए तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री। लेकिन एक दिन जब उस अमर तांत्रिक को ये बात पता चल जाती है कि गांव में एक बर्फ का ढाबा खुला है, तब वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गांव में बर्फ का ढाबा किसने खोला? किसने उस गर्मी से तप रहे गांव को ठंडक दी है
अब मैं न सिर्फ ढाबे का विनाश करूंगा बल्कि साथ में उस व्यक्ति का भी विनाश करूंगा जिसने उस ढाबे को खोला है। तांत्रिक उस ढाबे के पास जाकर अपनी तांत्रिक शक्तियों से उस बर्फ के ढाबे को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो आग पलटकर उसी के इर्द गिर्द आ जाती है और वो चारों ओर से उस आग के चक्रव्यूह में फंसकर रह जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी अपनी तांत्रिक शक्तियों से इस आग को बुझाऊंगा। ये क्या, मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही हैं? तभी वहाँ सारे गांव वाले संदीप और गायत्री इकट्ठा हो जाते हैं। तुम्हारी शक्तियां इसलिए काम नहीं कर रही हैं क्योंकि तुम एक बुरे तांत्रिक हो और हमने ढाबे के चारों तरफ से एक रक्षा सूत्र बांध दिया है और अब तुम न सिर्फ इस आग के चक्रव्यूह में कैद हो चुके हो बल्कि उस रक्षा सूत्र के चक्रव्यूह में भी कैद हो चुके हो। क्या? उस वक्त तुम्हें इस गांव के राजा जी ने गांव से बाहर ही निकाला था, लेकिन आज इस गांव के सभी लोग मिलकर तुम्हें जिंदा जला देंगे, वो भी इस पवित्र अग्नि से। आज तो जैसी बुराई को हमारी अच्छाई के आगे घुटने टेक नहीं होंगे। तुझे मरना ही होगा तांत्रिक। नहीं। तांत्रिक की सारी शक्तियां नाकाम पड़ जाती हैं और सभी गांव वाले उस पर आग की जलती लकड़ियां फेंकते हैं, जिससे वो जलकर राख हो जाता है और उस गांव में ठंड पड़ने लगती है और सब तरक्की करने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।